तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं एम एस कंपटीशन पॉइंट। ठीक है। हमारा जो आज वीडियो है वो मौर्य साम्राज्य का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम पहला वीडियो जो है वो बना चुके हैं। एक वीडियो जो आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा, या यहाँ पे ही आपको जब वीडियो सर्च करोगे तो यहाँ पे इसकी जानकारी मिल जाएगी। हम उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मगध का उत्कर्ष के रूप से उसकी वीडियो की जानकारी वहाँ पर दे चुके हैं। आज हमारा जो है वो मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 है, जो हमारी इतिहास का 7वां वीडियो है, और ये हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या जानकारियाँ हैं जो हम आप एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट करने के लिए आप लोगों से साझा कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला तथ्य है वो है आज का मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। यानी इससे पहले हम मौर्य काल के बारे में जान चुके हैं। मौर्य काल से पहले कौन से वंश आए थे, मौर्य काल कहाँ से आया था। मौर्य काल में नंद वंश था। पहले मगध का उत्कर्ष देख चुके हैं, मगध का उत्कर्ष कैसा हुआ था। मगध के उत्कर्ष में 3 वंश थे, हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नाग वंश था। नाग वंश का पतन करने के लिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य में हम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके प्रतापी शासक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे, तब जाकर आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। तो ये दोनों वीडियो एक साथ अगर ज्वाइन करके देखेंगे आप तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, तो आज हमारा जो है वो ये है कि मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। ठीक है। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन जो था, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन जो था मौर्यकालीन में इस व्यवस्था में हुआ था। ठीक है। इसमें एक बात और थी, कौटिल्य ने शूद्रो हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया ओ तथा अधिकार दिया। ठीक है। यानी कि कौटिल्यों ने शूद्रो हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया तथा अधिकार दिया, यानी कि आर्य शब्द जो है शूद्रों को दे दिया गया। अब आगे जो पॉइंट है वो क्या है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। अब मैगस्थनीज ने, ये वाला क्वेश्चन आया था, 7 वर्गों में विभाजित किया, वो किसने किया? मैगस्थनीज किया। वो देख लेते हैं 7 वर्ग क्या है, वो 7 वर्ग क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम 7 वर्ग देख लेंगे तो यहाँ से थोड़ा अच्छा हो जाएगा। समझ गए? तो हम 7 वर्ग देख लेते हैं कि वो 7 वर्ग कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम 7 वर्ग देख लेते हैं वो क्या है। तो दोस्तों, मैगस्थनीज ने जो बताया था वो बताया था, मैगस्थनीज ने भारत के समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 7 वर्गों में। अब 7 के 7 वर्ग क्या है देखिए, एक तो ये है आपका दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक और 7वां सभासद। तो इसके बारे में जो है जानकारी दी है किसने? मैगस्थनीज ने। तो देखिए इनके विचारों में चेंज है, एक तो मैगस्थनीज और चाणक्य में। ठीक है, तो मैगस्थनीज की नज़र से जो लगता है कि ऐसा लगता है कि जो भारतीय समाज है उसमें कितने प्रकार के वर्गों में बांटा हुआ है? 7 वर्गों में। जबकि मैगस्थनीज ने ये भी कहा कि भारत में कोई प्रकार किसी प्रकार का दास नहीं मिला है, जबकि यहाँ पर कौटिल्य ने और चाणक्य ने इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कंडीशन है। तो देखिए आगे जो कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति की बात कर लेते हैं वो क्या है। तो देखिए, जिस समाज में स्त्रियों को पूरी आज़ादी होती है, यानी कि उनको पर्दा प्रथा समाप्त किया जाता है, पुनर्विवाह खत्म किया जाता है, पुनर्विवाह की अनुमति होती है, विधवा विवाह की अनुमति होती है, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ देख सकते हैं स्त्री का को क्या था, तो पुनर्विवाह की थी, विधवा विवाह और नियोग प्रथा का अधिकार। तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है कि इस टाइम पर जो थी वो महिलाओं की स्थिति सही थी। और गणिका किसे कहा जाता था? वेश्या को। और जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करते थे उन स्त्रियों को कहा जाता था? रूपजीवा कहा जाता था। तो शिक्षा केंद्र क्या था? तक्षशिला। तो दोबारा से देख लीजिए क्या था कंडीशन। कंडीशन ये थी कि यहाँ पर स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी, विधवा विवाह की अनुमति थी, नियोग प्रथा की अनुमति थी। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से स्त्रियों की स्थिति बेहतर बना सकते हैं। मौर्य समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? बेहतर थी। ठीक है। गणिका जो कहा जाता था वेश्या को कहा जाता था, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। और शिक्षा केंद्र जो होता था वो क्या होता था? तक्षशिला। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कंडीशन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जो पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। अब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में क्या है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कैसी आधारित थी? कृषि व्यवस्था। अब यहाँ 2 प्रकार की फसल है, एक तो सर्वश्रेष्ठ फसल और दूसरी बुरी फसल। सर्वश्रेष्ठ फसल हो सकती है धान, और बुरी फसल क्या है? वो गन्ना। अब गन्ने को बुरी फसल क्यों कहा गया है? ये अब देखिए, ऐसा होता था उस टाइम पर जो थे रासायनिक उर्वरक की कमी थी। जब रासायनिक उर्वरक की कमी थी तो उस टाइम पर जो हमारे उर्वरक होते थे वो जैविक ही होते थे। तो रासायनिक उर्वरक थे कि गन्ना जो था बहुत लंबी अवधि की फसल होती थी, और वो बहुत लंबे समय तक जब खेत में रहती थी तो खेत की उपज को कम कर देती थी, जिससे क्या है गन्ने को उस टाइम पर क्या कहा गया?
वो वैड क्रॉप कहा गया, यानी कि गलत मतलब यानी कि बुरी फसल कहा गया। सिंचाई हेतु सर्वप्रथम जो है मंडल कूपों यानी रिंग बेल्स का प्रयोग किया गया, यानी कि मंडल कूपों का रिंग बेल्स का प्रयोग किया गया सिंचाई के हेतु। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख उद्योग की बात करें, सूत कताई और बुनाई यहाँ का प्रमुख मतलब उद्योग था, और व्यापार वाणिज्य का अधिकारी क्या कहा था, पणाध्यक्ष कहा जाता। तो ये आपके कुछ बातें यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे और विशेष जानकारी क्या है। अगर हम बात करते हैं मार्ग की, तो यहाँ पर प्रमुख मार्गों की बात करें, दो प्रकार के यहाँ पर मार्ग होते थे, एक तो स्थल होता था और एक जल। देखिए यहाँ पर कौटिल्य द्वारा जल मार्ग को सबसे बताया गया, तो यहाँ से पता है कि जल मार्ग से क्वेश्चन बन सकता है। अब उत्तरापथ जो था वो था बंगाल से पेशावर तक, और दक्षिणापथ जो था वो श्रावस्ती से पृष्ठराम तक। ये मगर ये क्या था, ये था स्थल वाला मार्ग। जबकि जल वाला मार्ग क्या, भड़ोच, बेरीगाजा और ग्रकुच बंदरगाह और ताम्रलिपि तामलुक, ये था जल मार्ग। ठीक है। अगर हम यहाँ नेक्स्ट में देखें तो क्या है, नेक्स्ट में अगर देखें तो क्या था कि कौटिल्य द्वारा जलमार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, और विनिमय का माध्यम जो बताया गया चांदी के पंचमार्क, यानी कि हम आदान प्रदान जो करते थे, एक्सचेंज जो करते थे, मीडियम को जो भी एक्सचेंज करते हैं हम किससे करते हैं, चांदी के पंचमार्क के सिक्के जो होते थे पण, उनसे हम चेंज करते थे। माप की इकाई दो प्रकार की थी, एक तो द्रोण थी और एक थी निर्वात। द्रोण से जो था अनाज मापा जाता था, और निर्वात से भूमि। तो भूमि नापने के लिए अलग प्रयोग होता था, अनाज मापने के लिए ये आज भी होता है। समझ गए नहीं। तो नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है मौर्यकालीन कला यानी कि मौर्यन आर्ट। तो देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है अशोक का स्तंभ। अशोक के स्तंभ में जानकारी क्या था, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था, पॉलिशदार स्तंभ था। ठीक है। सारनाथ वाराणसी में स्थित है स्तंभ। इसी सारनाथ से अशोक स्तंभ जो है अशोक की लाट ली गई है, जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये तो है अशोक स्तंभ, ये क्या है आपका अशोक स्तंभ है, जिसके ऊपर जो है अशोक की लाट बनी है, जो हमारा क्या है राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है। अब ये देखिए इसके बारे में क्या है, तो इसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया 1950 में, और इसे शीर्ष को कितना है, सिंह चतुर्मुख है, चार मुख है शीर्ष के, जिसमें तीन हमें दिखाई देते हैं, एक इसके पीछे होता है। ठीक है। इसके मध्य भाग में ये देखिए, इसके मध्य भाग में क्या है कि 24 तिल्यों वाला अशोक चक्र बना हुआ। कितने तिल्यों वाला, 24 तिल्यों वाला अशोक चक्र बना हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अशोक के स्तूप की बात कर लेते हैं। अशोक का स्तूप परिभाषा क्या होती है, बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शरीर अवशेष जैसी अस्थियां, दांत तथा उनके प्रयुक्त वस्तुओं को उपयोग बनाए जाते थे। ठीक है। प्रथम उल्लेख जो है वो इसका कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक है। प्राचीनतम स्तूप जो है वो कौन था, ये वाला याद रख लेना है, पिरहवा स्तूप। ये बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, पिरहवा स्तूप कैसा स्तूप सबसे प्राचीनतम है। सांची के स्तूप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसके बारे में, ये जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, ये वाला जो है। तो पहले इसी देख लेते हैं क्या है। ये सांची का स्तूप बना हुआ है। कौन सा स्तूप बना हुआ है, सांची का स्तूप। इसे देख लेते हैं पहले क्या है। तो सांची का स्तूप जो है रायसेन मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित है। ठीक है। 1818 में टोयलर द्वारा खोजा गया था। इसे 3 स्तूप हैं इसके अंदर। अब वो 3 स्तूप इसके अंदर क्या है, वो कैसे हैं देखिए। एक तो है महास्तूप, इसमें जो है भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। फिर है काला स्तूप, इसमें अशोककालीन प्रचार धर्मों का अवशेष है। तीसरा स्तूप में शरीपुत्र के अवशेष। ठीक है। तो तीनों याद रखना, इसमें 2 याद रखना आपको मोस्ट, ये 2 मोस्ट रखने, एक तो महास्तूप और एक काला स्तूप। महास्तूप जो है महात्मा बुद्ध के अवशेष है, काला स्तूप जो है वो अशोक के प्रचार स्तूप है। अब पुष्यमित्र सुंग ने इसे जो है वेदिका के पत्थर का बनाया था, इस वेदिका को पत्थर द्वारा बनाया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वो आगे जानकारी क्या है। अब दूसरा स्तूप जो है वो क्या है आपका, भरत स्तूप। तो भरत स्तूप में याद करना, सतना मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा नींव रखी गई थी, जबकि पुष्यमित्र सुंग ने पूर्ण कराया था। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंग्स ने खोज की थी, और लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ। तो एक बार देख लो इसको फिर दोबारा से, ये बहुत अच्छा है। भरत स्तूप मध्य प्रदेश सतना में है। ठीक है। अशोक द्वारा नींव रखी गई थी, पुष्यमित्र सुंग ने इसे पूर्ण कराया था। और 1773 में अलेक्जेंडर कनिंग्स ने इसकी खोज की थी, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब ये जो है ये वही है आपका भरत स्तूप है। ये क्या है आपका, भरहुत का स्तूप है। ये देख लेना यहाँ से। ठीक है। चित्र से थोड़ा सा याद हो जाता है और कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर स्तूप की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ चित्र पर गौर देना ज़्यादातर, सब बच्चे चित्र पे, इनका अपने अपने नाम में एक अर्थ होता है। तो देखिए स्तूप की संरचना में क्या करते हैं, तो एक स्तूप अर्धचंदाकार अर्धवृत्ताकार संरचना का होता है। ठीक है। और ये इसे अंडा कहा जाता है, सॉरी अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है, जिसे हर्मिका कहा जाता है। ठीक है। हर्मिका एक मस्तूल निकलता है, जिसे यष्टि कहते हैं, और यष्टि की 3 छतरियाँ होती हैं, लगी होती हैं। उपरोक्त संरचना चारों तरफ घूमने के लिए एक प्रतिक्षण पथ होता है। ठीक है। तो इसको देख लीजिए क्या है, इसको देख लीजिए भैया क्या है, दोबारा देख लीजिए। स्तूप में एक जो होता है अर्धवृत्ताकार संरचना होती है, जो पवित्र सामग्री के ऊपर गोलार्ध हुई मिट्टी के टीले जैसा होता है। ठीक है। ये है देखो, वो आपको दिख रहा होगा। फिर इसी से अंड कहा जाता है। अंडे के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है, जिसे हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका एक मस्तूल निकलता है, जिसे यष्टि कहते हैं। देखो यष्टि आपको यहाँ लिख रहा होगा,
ठीक है, ये है आपका। फिर यष्टि की 3 छज्जे क्या होती हैं, 3 छतरियाँ लगी होती हैं, ठीक है। उपरोक्त संरचना चारों तरफ घूमने के लिए एक प्रतिक्षण पथ होता है। देखो ये है, इसके चारों तरफ घूमने के लिए एक पथ प्रतिक्षण है, ठीक है। आप देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या दिख रहा है। अब ये और देख लो, इसका संपूर्ण संरचना के चारों तरफ जो है एक वेदिका लगी होती है, जहाँ पर तोरण द्वार होता है। तोरण द्वार यहाँ पर आपका तोरण द्वार लगा होता है, जो किसका बना होता है, तोरण द्वार बना होता है, ठीक है। अब देखो इनकी परिभाषा देख लेते हैं, इनका अर्थ देख लेते हैं, इन अंगों का अर्थ क्या है, समझ गए। इन अंगों का अर्थ क्या है, तो स्तूप के अंगों का अर्थ, सबसे पहला स्तूप के अंगों का अर्थ जो है वो क्या है, तो सबसे पहला हमारा मिलता है यहाँ से, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने बताया था तोरण द्वार। स्तूप के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार होते हैं, बने होते हैं, जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेश फैलने का प्रतीक है। वेदिका क्या है, स्तूप के चारों तरफ एक घेरा बनाया गया था, जिसे वेदिका रेलिंग कहा जाता है, जो पत्थर से निर्मित या पट्टिकाओं द्वारा बना था। इसे यह पवित्र भूमि का प्रतीक है, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया में अलग करती है, ठीक। अन्य शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। हर्मिका जो है देवताओं का घर या पवित्रता प्रतीक है, और छत्र जो है वो बुद्ध के विचारों और शिक्षा का प्रतीक है। तो यहाँ से इसकी हमारी मिल गई है जानकारी। अब जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा अशोक के अभिलेख। क्या है वो, अशोक का अभिलेख। इनको हम ज़्यादा देखेंगे, तो अशोक के अभिलेख के बारे में हमारी जानकारी वो अच्छी होनी चाहिए। वो क्या है, तो देखिए भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अशोक। अब देखो एक तो शिलालेख हो गया, एक स्तंभलेख हो गया, और एक हो गया गुहालेख। यानी कि अभिलेखों को कितने भागों में बांटा है, 3 में। एक तो हो गया शिलालेख, एक हो गया स्तंभलेख, एक हो गया गुहालेख, ठीक है। शिलालेख एक तो होते हैं व्रत, जिनकी संख्या कितनी है, 14। एक होते हैं लघु, ठीक है, और एक होते हैं आपके पृथक शिलालेख। तो 3 भागों में इन्हें बांटा है। दीर्घों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्तंभलेखों की 7, और लघु की पता नहीं है इनका भी वीडियो में, ठीक है। चलो इनमें थोड़ी सी जानकारी दोबारा देख लेते हैं। क्या पहली बात हमारी क्या है, पहली बात यह है कि अशोक के अभिलेख जो है वो कितने भागों में बांटे, 3 में। एक तो शिलालेख, एक आपका स्तंभलेख, और एक गुहालेख। गुहालेख वो होता है जो गुफाओं में अंदर काम कर होता है, अंदर लिखा हुआ होता है। स्तंभलेख वो होता है जो प्लट टाइप होता है। शिलालेख वो होता है जो आयताकार दीवारें होती हैं, उन पर लिखा होता है, पत्थरों को काट के बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी शिलालेख में क्या होते हैं, 14 वृत्तलेख हैं, वृत्तलेख हैं, और लघु हैं, और कुछ हैं पृथक शिलालेख। फिर जबकि स्तंभलेख लघु भी, दीर्घ भी हैं और लघु भी हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसमें थोड़ी सी। शिलालेखों के खोजकर्ता कौन है, फैंथलर है। कौन है, फैंथलर। ये क्वेश्चन नहीं आता, मगर ये वाला इंपॉर्टेंट है। शिलालेखों को पढ़ने में सफलता जो मिली वो किसने मिली, जेम्स प्रथम में मिली, और 1837 में मिली। तो जेम्स फ्रांसिस ने मिली, और कब मिली, 1837 में। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है इंपॉर्टेंट, क्या है वो, इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रीक और अरमाइन लिपि के लिखा हुआ जो है वो अफगानिस्तान का है। खरोष्टी लिपि जो लिखी पाकिस्तानी शहबाजगढ़ी व मनसेहरा की, यानी कि जो खरोष्टी लिपि लिखी गई है वो किस में लिखी गई है, पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा में, और में नहीं है। और ब्राह्मी लिखी जो है शेष भारत में। तो जितने भी शेष भारत के अभी शिलालेख हैं उनको में जो कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। जबकि खरोष्टी लिपि के जो बने हुए हैं वो कौन से हैं, वो शहबाजगढ़ी व मनसेहरा, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, सॉरी। तो अब यहाँ देख लेते हैं क्या है, अशोक के दीर्घ शिलालेख। तो अशोक के दीर्घ शिलालेख की संख्या कितनी है, 14, जो 8 विभिन्न स्थानों पर प्राप्त है। कितने विभिन्न स्थानों से, 8 से। चलिए एक एक करके जिक्र करते हैं। पहले की बात करते हैं, फर्स्ट क्या है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या कहा गया है, पशु व मनुष्य और पशु के बीच चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे में क्या है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष दौरा किया जाए, और कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी किया जाए, ठीक। अब चौथा जो है वो क्या है, चौथे में अगर हम देख लें तो इसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। 5वें अगर हम बात करें तो क्या है, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। फिर छठा जो है, इसमें क्या है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। क्या है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वां और 8वां क्या है, इसकी तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। तो यहाँ से 7 व 8 तक हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं वो आगे क्या है। तो आगे हमारा जो है वो है आपका 9वां, ठीक है। 9वें में क्या क्या है, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख दिया गया। किसका, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। 10वें में क्या है कि इसमें अशोक के आदेश दिए गए हैं कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, ठीक है। 11वें में क्या है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में क्या है, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों की सम्मानता की बात की गई है, ठीक है। स्त्री महापात्रों की नियुक्ति होगी और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां मोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक हृदय परिवर्तन की बात की गई है, 5 यवन राजों का उल्लेख है, और यहाँ धम्म प्रचार के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो 13वां शिलालेख के बारे में पूछ लिया जाता है कि 13वें शिलालेख में क्या है। तो 13वें शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध की जानकारी तो 261 ईस्वी में हुआ था, जबकि बाद में अशोक ने हृदय परिवर्तन कर लिया था और बौद्ध धर्म में अपना मतलब रुचि दिखाई थी, ठीक है।
अगर हम बात करें 14वें शिलालेख की, तो इसमें क्या है, 14वां और अंतिम अभिलेख शिलालेख जो है वो क्या है, अशोक की जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया। यानी कि ऐसा मान के चलिए बिल्ली सोचू खाकर हज को चली। ठीक है, मतलब क्या, पहला अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, फिर कलिंग युद्ध में बहुत सारे व्यक्तियों को, सैनिकों को मारा, उसके बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, और उसके बाद में फिर लास्ट में अपने शिलालेख में क्या कहा कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो यानी कि बिल्ली सोच हुए खाकर हज को जा रही है। सारे गलत काम करने के बाद आप सच्ची बातों पर वो लौट कर आ रहे हैं। चलिए, देर साय में और दुरुस्त आए। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, यही विधि का विधान है, पहले लोग अच्छे बुरे होते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं, और वही लोग जो हैं बाद में बहुत सक्सेस हो जाते हैं, और उनको लोग याद करते हैं। देखिए आगे करते हैं, अशोक के लघु शिलालेखों की बात करते हैं। तो लघु शिलालेख अशोक के व्यक्ति के जीवन की जानकारी मिलती है। यह निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, रूपनाथ जबलपुर से प्राप्त हुए हैं, गुर्जरा दर्ती से प्राप्त हुए हैं, और सोरोमोरा शहडोल से प्राप्त हुए हैं, पनगुड़िया सीहोर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या जानकारी है। और देखिए, अब अन्य महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में क्या है, लघु, एक तो है मास्केविले कर्नाटक में मिला है, मास्केविले कर्नाटक। इसमें क्या कहा, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध का शाक्य है कहा, और इसी अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है। कौन से, मास्की में। इसके अतिरिक्त नैतुन, उडेगोलुम, सन्नति सभी कर्नाटक में, और गुर्जर दाती से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। तो अशोक के नाम से संबंधित जो है मास्की अभिलेख है। फिर है भाभू या बैराट अभिलेख, जो राजस्थान में है। इसमें क्या जानकारी है कि अशोक ने स्वयं को मगध अधिराज कहा था, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न धम्म संघ और के आस्था प्रकट की थी। तो ये दोनों याद हो गए होंगे आपको यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे जो है, अरगुंडी जो आंध्र प्रदेश में है, एक ऐसा मिला था। इस अभिलेख में जो है लेखन शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत लिखी जाती है, जिसे पेट्रोफेन कहा जाता है। ठीक है, ये है दाएं और दाएं से बाएं, यानी पहला बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, एक क्रम से, इस तरीके से कि पहले जो था वो बाएं से, ये फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से जो है चलती रही। ठीक है, इसलिए फिर वो हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, बुस्ट्रोफेन। कौन सी कहते हैं, बुस्ट्रोफेन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं वो क्या है। आगे जानकारी जो है वो क्या है, आगे जानकारी है कि अशोक के पृथक शिलालेख क्या। तो अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख जो था वो क्या था, प्रथम शिलालेख। इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने कलिंग के समीप में एक महामात्यों का एक नगर न्यायाधिकारी के निष्पक्ष न्याय करने होते हुए कहा था। अशोक कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी आकरणीय कैदीय यात्रा नहीं दी जाए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों में के प्रति 5वें वर्ष महामात्य नामक एक अधिकारी भेजूंगा। जबकि तक्षशिला उज्जैन में कितने वर्ष, तीसरे वर्ष। ये वाला आ जाता है, तक्षशिला और उज्जैन में तीसरे वर्ष, और सभी जगह पर कितने वर्ष, 5 वर्ष में महापात्रों को भेजूंगा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से जानकारी होगी पहले की। अगर दूसरे की हम बात करें, दूसरे की जानकारी क्या है, वो ये कि इसमें अशोक कहते हैं कि सारी प्रजा मेरी संतान है। इसमें अशोक कहते हैं मेरी सारी प्रजा मेरी संतान। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अशोक के बृहत् शिलालेख। अशोक के बृहत् शिलालेख के बारे में बात करते हैं, वो क्या है। ठीक है, अशोक के बृहत् शिलालेख। तो देखिए, इन लेखों की संख्या कितनी है, इन लेखों की संख्या जो है 7 है, और 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो पहला जो है दिल्ली मेरठ, ये वाला हो जाता है दिल्ली मेरठ। यह पहले मेरठ में था, बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। तो ये मोस्ट है, ये जो है मोस्ट है, बिल्कुल ये बिल्कुल मोस्ट है। फिर क्या है, दिल्ली टोपरा, ये भी मोस्ट है। यह पहले हरियाणा के टोपरा में स्थित है, बाद में से फिरोज शाह तुगलक द्वारा, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तो यहाँ भी फिरोज शाह तुगलक, यहाँ भी फिरोज शाह तुगलक, दोनों दिल्ली लाया गया। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जहाँ अशोक के सातों स्तंभ लेख उत्तीर्ण है। ठीक है, उस लिख है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो क्या है इसमें जानकारी, दिल्ली टोपरा वाले में, कि इससे पहले हरियाणा में टोपरा में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक के सातों स्तंभों उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 ही उत्कीर्ण हैं। ठीक है, ये जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी या प्राग स्तंभ लेख क्या होता है। तो इसमें क्या है, इसमें अशोक की रानी कारूबाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर शासनकाल जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। तो कौशाम्बी प्राग वाला जो था इलाहाबाद के किले में रखा, पहले कहाँ पर था ये, पहले कौशाम्बी में था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या जानकारी है। आगे जानकारी है जी अशोक लघु स्तंभ, अशोक के लघु स्तंभ। तो सांची का लघु स्तंभ हो गया यहाँ से, सांची का लघु स्तंभ रायसेन मध्य प्रदेश में। इसमें अशोक अपने महापात्रों को संघभेद रोकने का आदेश देता है। फिर दूसरा रुमनदेही अभिलेख, ये नेपाल में था। इसका अभिलेख का पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक से 20 वर्ष में रुमनदेही गए थे, यानी कि नेपाल गए थे, लुम्बिनी में, जहाँ धर्म कर बलि को समाप्त कर दिया था, और भाग को 1/8 कर्म दिया था। यानी कितना कर दिया गया था, 1/8 कर। तो दोबारा देख लीजिए इसको, मैं मानता हूँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ से। वो क्या है, एक तो आपका सांची का
लघु स्तंभ जो कहाँ पर रायसेन मध्य प्रदेश में, इसमें अशोक ने अपने महापात्रों संघ भेद रोकने के लिए भेजा था। दूसरा रुमंदेई नेपाल में है, ठीक है। इससे पता चलता अशोक ने अभिषेक के 20वीं वर्ष में क्या करा था, राज्याभिषेक के 20वीं वर्ष में ये नेपाल लुम्बिनी में गए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, धार्मिक कर बलि को समाप्त करके भाग को 1/8 कर दिया था। कितने भाग को? 1/8 कर दिया था। तीसरा जो है आपका वो क्या है, निगलिया सागर स्तंभलेख नेपाल में। कहाँ पर कौन था? निगलिया सागर स्तंभलेख नेपाल में। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष जो है निगलिया सागर गए थे, जहाँ पर कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन है। किसका? कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन है। तो दोस्तों हमने यहाँ से अभी तक जो देखा है वो अशोक यानी कि मगध साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष और मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमने यहाँ से इकट्ठा कर ली है। इस आगे की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम बताएंगे कि मगध के बाद में जो मौर्य आया था, मौर्योत्तर काल में कौन कौन आए थे। मौर्योत्तर काल में 2 प्रकार के वंश आए थे, एक तो देसी वंश आए थे, देसी नरेश आए थे, और एक आए थे विदेशी नरेश। यानी कि पूर्व भारत में जो है, पूरी भारत में देसी नरेशों का शासन चल रहा था, और उत्तर पश्चिम भारत में जो था वो विदेशी नरेशों का शासन चल रहा था। उन दोनों के बारे में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, इसमें कुछ और चेंजिंग चाहते हो, कोई अच्छे तरीके से और कब सुझाव देना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें सुधार करें। और देखिए आपका सपोर्ट ही जो है हमारा लक्ष्य बन सकता है, और आपको मैं मानता हूँ आगामी एग्जामों में इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मतलब जुटाने में सहायता मिलेगी, और आप अच्छा स्कोर तक पहुँच सकते हो। देखिए सारा तो है वीडियो पे डिपेंड नहीं, कुछ आप टेक्स्ट बुक से लो, कुछ कोचिंग सेंटर से लो, और कुछ जो है आप बुक वगैरह से यहाँ से वीडियो से देख सकते हो, और वीडियो से कोर्स का रिवीजन हो जाएगा, और आप अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम दो, क्योंकि इस टाइम पर सभी लोग जो हैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इससे पहले आपको एक इसका वीडियो बना दिया गया है, छठा वीडियो है वो इतिहास का, प्ले लिस्ट में पड़ा है, और आप वहाँ पर जाकर उसे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। पहले उसे देखो, उसके बाद में आप इसको देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में पूरे अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल को जो है हमारा जो नया सेशन शुरू होगा, इसका इतिहास का 8वां वीडियो होगा, और लगभग हम इसमें 30-32 वीडियो बनाएंगे, जिससे कि हमारा इतिहास पूरे कब्जे में आ जाएगा। और देखिए बुलेट पॉइंट के तौर पर या शॉर्ट नोट्स के तौर पर हम इतिहास का रिविजन कर रहे हैं, जो सभी एग्जामों में, सभी परीक्षाओं में आपको हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो कामयाबी आपकी, प्रयास हमारा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।